हमने प्राइमरी डेटा मतलब कलेक्शन पढ़ा था, सेकेंडरी पढ़ा था। प्राइमरी में क्या क्या पढ़ा था हमने? प्राइमरी में जो मूल रहते हैं उनको करते हैं, इनमें मेहनत भी कम लगती है और ऑथेंटिक होते हैं। सेकेंडरी मेहनत कम लगती है प्राइमरी में? प्राइमरी में मेहनत प्राइमरी में ज्यादा लगती है। याद नहीं आ रहा है कैसे। प्राइमरी में मेहनत ज्यादा लगती है क्योंकि हम ऑथेंटिक फील्ड में जाकर के हम डाटा कलेक्ट करते हैं। हाँ, सेकेंडरी में कम कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये समझना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है जो हमने कल देखा था, ये टेबल। ठीक है, अगर आप लोग ये टेबल नहीं समझेंगे तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी डाटा क्या होता है, उसमें रिसर्चर को क्या काम करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं। मीनिंग क्या है? डाटा कलेक्शन बाय रिसर्चर हिमसेल्फ, मतलब कि डाटा वो क्या करता है, खुद से कलेक्ट करता है। जो रिसर्चर है वो खुद फील्ड में जाता है या फिर उसके ट्रेंड, हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था कल जनगणना का, याद है ना? जनगणना में क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो एम्प्लॉय क्या करता है, हायर करता है, या फिर जो एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जनगणना में ड्यूटी लगती है। या फिर इलेक्शन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी क्या लगती है, ड्यूटी लगती है। वो जाते हैं वहां पे, उनको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आपको जनगणना करनी है, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछना है। ये पूरा पहले उनकी ट्रेनिंग होती है, सारे जिनकी ड्यूटी लगती है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर उसके बाद वो घर घर जा करके क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, है ना? मतलब पूरे भारत में जनगणना करने में कम से कम 5-6 महीना लग जाता होगा, उससे भी ज्यादा लगता होगा। पूरे भारत में हर गांव के लिए अलग अलग टीचर, एक गांव में 2-3 टीचर अपॉइंट रहते हैं। तो इस तरह से पूरे भारत का जनगणना करने में कितना समय लग जाता होगा, कम से कम 6 से 7 महीना लग जाता होगा। मतलब ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है। और जो रिसर्चर है वो खुद से अपना डाटा क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई दूसरे ने डाटा कलेक्ट किया है और उसको हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं, वहां से उठा लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट का ये जनगणना वाला डाटा हमारे पास पहले से है, उसमें से जो हमें जरूरत पड़ रही है उस डाटा को हम सेकेंडरी वाले क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। ठीक है, इसी को हमने देखा था, ओरिजिनल एंड यूनिक होता है। जो प्राइमरी डाटा होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है और यूनिक होता है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है वो क्या होता है, नॉन ओरिजिनल होता है और यूनिक नहीं होता है। कोई भी इसमें नया चीज नहीं होता है, क्योंकि हमने किसी और का डाटा जो किया है उसको हमने उठाया हुआ है, इसलिए ये यूनिक नहीं होता है। ठीक है, डोंट नीड एडजस्टमेंट इज फोकस्ड, मतलब कि इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको। सॉरी, इसमें एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो क्या है, अपने लिए खुद से डाटा कलेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट उसको नहीं करना पड़ता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट मतलब क्या है, एडजस्टमेंट का मतलब कोई बता सकते हैं हिंदी में? हिंदी में कोई एडजस्टमेंट का मतलब बताइए, क्या होता है? मतलब व्यवस्थित करना, उसको व्यवस्थित करना, समझौता करना एक तरह से। समझौता करना। जी जी। सेकेंडरी डाटा में क्या करना पड़ता है, जो रिसर्चर होता है उसको समझौता करना पड़ता है, जो उसको मिलता है उसी से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी डाटा में उसे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो खुद से कर रहा है। तो जिस तरह से वो चाहता है, जैसे वो चाहता है उस तरह से उसको क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है उसके मेथोडोलॉजी को। लेकिन सेकेंडरी डाटा में जो रहता है उसी में उसको काम चलाना पड़ता है, तो जिस तरह से है उसमें उसको समझौता करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी डाटा कैसा होता है, सर्वे से मिलता है। हमें ये चीज याद रखिएगा, सोर्सेस ऑफ प्राइमरी डाटा, कहाँ से हम इसको करते हैं, सर्वे के थ्रू करते हैं। प्राइमरी डाटा कलेक्ट हम कैसे करते हैं, सर्वे के थ्रू करते हैं। सर्वे यानी कि जनगणना में देखा होगा, घर घर जाके क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है। दूसरा क्या है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी कि देखते हैं हम कहीं जा करके, जहां पे भूकंप आया है वहां पे हम जाते हैं, उस जगह को ऑब्जर्व करते हैं, क्या नुकसान हुआ है। ठीक है, रिसर्चर खुद जाता है वहां पे, या अपने जो एम्प्लॉय रहते हैं उनको भेजता है कि क्या क्या हुआ है वहां पे देख के आओ। ठीक है, ऐसा होता है ना। जैसे कि ये मतलब कि कहीं पे वो होता है,
आतंकवादियों का हमला होता है, तो फिर उसके बाद वहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स जाते हैं, अलग-अलग एबीपी न्यूज़ के, आज तक के न्यूज़ के रिपोर्टर्स वहाँ पे खुद जाते हैं। उनके न्यूज़ के जो हायर किए होते हैं जो एम्प्लॉयी, वो उस जगह में खुद जाते हैं, वहाँ की कैमरा से वो क्या करते हैं, विजिटिंग करते हैं और वहाँ के लोगों के साथ वो बातचीत करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं। मतलब और फिर उसी न्यूज़ को वो क्या करते हैं, अपने चैनल में दिखाते हैं, ठीक है? तो ये क्या होता है, प्राइमरी डाटा होता है। कहते हैं ना, उसका एक टैगलाइन आता है, क्या है वो टैगलाइन, कि सबसे पहले दुनिया की खबर, या ऐसा कुछ एक टैगलाइन आता है, आज तक का आता है। याद है क्या किसी को? जी मैम। एक टैगलाइन उन लोग बोलते हैं कि सबसे पहले ताज़ा खबर, इस तरह का उन लोग एक टैगलाइन बोलते हैं। मतलब कि वो क्या करते हैं, उस जगह में खुद जाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं वहाँ के लोगों को, और उसी चीज़ को उन लोग क्या करते हैं, चैनल में दिखाते हैं। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन, प्राइमरी डाटा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं बार-बार इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं बार-बार इन चीज़ों को बोल रही हूँ, ठीक है? आप लोग उसको नोट डाउन भी करिएगा, कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंट्स। तीसरा क्या है हमारा, एक्सपेरिमेंट होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब कि लैब में जाके हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या दो केमिकल के का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट, जैसे कोविड-19 का मैंने आप लोग को यहाँ पे एग्जांपल दिया था। कोविड-19 में क्या किया, पहले कोविड-19 क्या है उन चीजों को देखा डॉक्टर्स ने, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड उन्होंने क्या, वैक्सीनेशंस बनाए। मतलब कि कहाँ पे वैक्सीन बनाए उन लोगों ने, आप किसी एक्सपेरिमेंटल उसमें जाके, मतलब कि किसी लैब में जाकर के उन्होंने क्या बनाया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने वैक्सीन निकाला। तो ये क्या है, प्राइमरी था। इससे पहले कोविड-19 का वैक्सीन नहीं था, पहले अभी कोविड-19 का वैक्सीन बना। ये क्या है, प्राइमरी है, ठीक है, पहली बार, प्राथमिक, ठीक है? समझ में आ रहा है ना, सोर्सेस क्या क्या है। फिर सेकेंडरी में आपका क्या आता है, सेकेंडरी में आता है आपका इंटरनल रिकॉर्ड्स। जो भी आपके रिकॉर्ड्स होते हैं, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का हो गया, या फिर कोई भी वेबसाइट से हम कोई रिकॉर्ड्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि पूरे भारत में कितने डायबिटिक पेशेंट हैं, इसका आपको अपने रिसर्च में एक लाइन डालना है कि आपकी एक प्रिवेलेंस रेट डालना है कि कितना आपके पूरे इंडिया में डायबिटिक पेशेंट है। तो हम पूरे इंडिया में डायबिटिक पेशेंट है इनकी सर्वे करने हम नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे, कहीं पे ऐसा कोई रिसर्च हुआ होगा, उस रिसर्च से हम डाटा निकाल के बता देंगे कि 90 मतलब कि कितना है, 20% पॉपुलेशन जो है इंडिया का, वो क्या है, डायबिटिक है। ये हम क्या कर देते हैं अपने रिसर्च में, हमने इस रिसर्च से लिया है, ऐसा करके हम डाल देते हैं। तो ये क्या है, सेकेंडरी रिसर्च होता है। क्लियर है, क्लियर है ये सारी चीजें? ये कल भी हम लोगों ने इनको देखा था, दोबारा से हम इसको देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम क्लियर है। और ये देखिए, ये क्या है, मोर रिलायबल होता है, मतलब ज्यादा विश्वसनीय होता है जो प्राथमिक है। और दूसरा क्या है, सेकेंडरी जो है वो लेस रिलायबल होता है, कम विश्वसनीय होता है। रिलायबल मतलब विश्वसनीय। यहाँ पे जो बोल रहे थे आप, मोर टाइम कंज्यूमिंग, ज्यादा समय की खपत होती है प्राइमरी में, ठीक है। सेकेंडरी में क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि कम टाइम जो है वो कंज्यूम होता है, मतलब कि ज्यादा समय, कम समय खपत होता है सेकेंडरी में। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। प्राइमरी जो है वो ज्यादा समय लेने वाला है। ये उसका एक तरह से क्या कहें, ड्रॉबैक यानी कि डिसएडवांटेज है, ठीक है, प्राइमरी का। इसीलिए लोग सेकेंडरी डाटा को प्रिफर करते हैं, ताकि टाइम उनको कम लगे, और टाइम कम लगे इसलिए वो क्या करते हैं, सेकेंडरी डाटा को प्रिफर करते हैं। लेकिन प्राइमरी डाटा जो है वो विश्वसनीय ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये इनका कॉन्ट्राडिक्ट है, तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। और इसका एक और डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉस्टली होता है, ठीक है। अब जैसे आपको पूरे इंडिया में डायबिटिक पेशेंट कितने हैं, 20%, इसको आपको रिसर्च करने जाना है, तो आप क्या करेंगे, पूरे इंडिया में घूमेंगे, डायबिटिक पेशेंट का सर्वे करेंगे, तो आपको कितना खर्चा लगेगा, बहुत ज्यादा खर्चा लगेगा। तो इसलिए ये क्या है, कॉस्टली है, ज्यादा पैसा लगता है इसमें, ठीक है। सेकेंडरी में क्या होता है, हमने सिर्फ एक इंटरनेट में 2-4 रिसर्चेस देखे, वहां पे पहले से ही रिसर्च हो चुका था कि 20% है, तो उसको हमने क्या कर लिया, यहाँ पे उठा लिया, तो इसमें हमें कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ा। तो ये क्या है, कम पैसा खर्चा लगता है, तो इसलिए ये क्या है, इकोनॉमिकली है, और ये क्या है, कॉस्टली है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल भी देखी थी। मोर कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब कि ज्यादा कैपेबल है, ज्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि हम प्राइमरी डाटा उसी के बेसिस पे कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोविड-19 का टाइम चल रहा था और वहां पे फीवर की दवाई खोजी जाती,
ठीक है। मतलब मान लीजिए वहां पे दूसरा वैक्सीनेशन ना बनाया जाता, जो हम फीवर का पैरासिटामोल खा रहे हैं उसी को खाते रहते, तो क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी अगर वैक्सीनेशन नहीं बनता तो? नहीं। है ना? मतलब कि अब प्राइमरी डाटा में क्या करना पड़ा, हमें एक नया चीज लेना पड़ा और नए तरह से उसे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, सॉल्यूशन निकाला। प्राइमरी में हम ऐसा करते हैं, ठीक है, कि एक कोई प्रॉब्लम होता है, उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा रिसर्च करते हैं और उसके लिए सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि हमारे पास पंखा नहीं था पहले, ठीक है, तो अगर कोई पंखा नहीं बनाता तो हमें अभी भी हवा नहीं मिल रहा होता, मतलब कि हम फैन वैन नहीं चला पा रहे होते। उन्होंने क्या किया, पंखा बनाने के लिए दूसरे सिरे से रिसर्च किया, ठीक है, और पंखा बनाया, तो वो क्या प्राइमरी रिसर्च हुआ उनका। और उसी तरह से जैसे कि सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में वही होता है, जब तक वैक्सीन नहीं आया था तब तक हम क्या कर रहे थे कि ये दवाई खिलाओ, वो दवाई खिलाओ, घर में रहो, ऐसा करो वैसा करो, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने का अलग अलग तरह से या फिर दूसरे तरह से हम करते हैं, जो जरूरी नहीं रहता है या फिर जो इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, ऐसे मेथड्स को हम लेते हैं सेकेंडरी में, ठीक है। और क्या है ये पॉसिबल ऑफ बायस एग्जिस्ट, हाँ, इस पॉइंट के बारे में बताइए, कल मैंने इसके लिए क्या एग्जांपल दिया था और ये कैसे है। इसमें बायसनेस होती है, मतलब कि पक्षपात जो है प्राइमरी में हो सकता है, सेकेंडरी में बायसनेस पक्षपात कम रहता है। इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी में बायसनेस क्यों होता है? एनीवन? इट मीन्स आप लोग सुनते नहीं है ठीक से, या फिर चीजों को समझते नहीं है और पूछते भी नहीं है। एक रीजन ये हो सकता है कि प्राइमरी में जो होता है वो उसी के ऊपर मतलब किसी ऐसे वर्क में डाटा होता है जो और किसी ने नहीं किया है, इसलिए वो अपने आप को मतलब जो काम उसके कर रहा है अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ मानता है, इसलिए वो थोड़ा सा पक्षपाती हो जाता है। ये रीजन हो सकता है। और दूसरा रीजन ये कि क्या है कि जैसे हम जनगणना का एग्जांपल लें, ठीक है, अब गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे एम्प्लॉय लगा दिए हैं जनगणना के लिए, क्योंकि पूरे इंडिया में करना है, तो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर तो घर घर जाके सर्वे नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे अपने एम्प्लॉय लगा दिए। तो वो एम्प्लॉय कितना अच्छे से काम कर रहा है वो चीज देखना या उनको ऑब्जर्व कर पाना नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे इंडिया में उस एक ही समय में इतने सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं एक ही काम के लिए, कि सबको देख पाना कि कौन कितना एक्यूरेट काम कर पा रहा है उसको हम लोग नहीं जान सकते। जैसे कि यहाँ पे ड्यूटी किनकी लगती है, जनगणना होती है, तो ड्यूटी किनकी लगती है, कोई बता सकते हैं? टीचर। हाँ, टीचर, जो लोकल टीचर रहते हैं, जैसे कि एक गांव है, नागपुर है, तो नागपुर में नागपुर वाले आसपास के जो टीचर होंगे, जैसे कि नागपुर में एक गांव होगा, तो उसी गांव में जो टीचर आ रहे हैं उनका ही ड्यूटी लगेगा, ठीक है, मतलब उस गांव की जनगणना के लिए क्या है, उन्हीं गांव के टीचर की ड्यूटी लगेगी। तो अब वो टीचर क्या है, जानता होता है कि हाँ इस घर में इतने लोग हैं, इतने इतने लोग हैं, बहुत सारे, क्योंकि हम वहां पे बहुत दिनों से काम कर रहे होते हैं, या फिर उसी गांव के आसपास के होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन कितने लोग हैं, किस घर में कितने लोग हैं। तो हो सकता है कि वो घर बैठ के ही डाटा फिल कर दें कि इस घर में इतने लोग हैं, इस घर में इतने लोग हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बूढ़े हैं, और ये जो वहाँ का मुखिया है वो क्या है, इस तरह का खेती करता है, किसानी करता है, या फिर कुछ भी वो जानता है, तो वो सारी चीजें उसके घर जाए बिना ही वो क्या कर सकता है, फिल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या होता है, पक्षपात का यहाँ पे चांसेस रहता है प्राइमरी डाटा, लेकिन सेकेंडरी डाटा में जो है पक्षपात का चांसेस कम रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही किया हुआ होता है, तो उसमें रिसर्चर कुछ इस तरह से अपने से और क्या ही चेंजेस करेगा उसमें, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पक्षपात जो है वो क्या है, कम रहता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा। तो ये सारी चीजें हमने कल भी देखी थी। रिसर्चर और हिज एजेंट, ये कलेक्ट कौन करता है, रिसर्चर खुद करता है, अगर ज्यादा कम लोग हैं तो रिसर्चर खुद जाके करेगा, और ज्यादा बड़ा है जैसे पूरे इंडिया का करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, एजेंट लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करता है, कोई किसी डाटा सेंटर में जा करके रिसर्चर सर्च कर लेता है कंप्यूटर में कि कहाँ कहाँ पे क्या डाटा हुए, तो इसमें किसी पर्सन की उसको जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्लियर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा?
हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए कल हम लास्ट वाला पॉइंट समझा दीजिए, लास्ट वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया। ओके, यूज ऑफ प्रिकॉशन टू यूज, प्रिकॉशन टू यूज यानी कि प्रिकॉशन मतलब क्या है, सावधानी, ठीक है, सावधानी यूज करना है या नहीं, तो नॉट नेसेसरी, यानी कि प्राइमरी में नेसेसरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। क्यों जरूरी नहीं होता है? क्योंकि इसमें हम लोग, जैसे कि हम लोग को मान लीजिए करना है सूर्य नमस्कार का ओबेसिटी पे, हमें एक डाटा कलेक्ट करना है सूर्य नमस्कार का ओबेसिटी पे, तो हम सिर्फ वही चीज देखेंगे सूर्य नमस्कार ओबेसिटी, तो हमें कोई डाटा किसी तरह की सावधानी रखने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ओबीज लोग हमने कलेक्ट किया है उन पे हम क्या करेंगे, सूर्य नमस्कार उनको कराएंगे और उनका मोटापा कम हो रहा है या नहीं ये देखेंगे। एक हमारा फोकस्ड रहता है, प्राइमरी डाटा में हमारा जो गोल होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, फोकस होता है, तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की अन्य सावधानियां रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है उसमें क्वाइट नेसेसरी, मतलब कि थोड़ा इसमें क्या होता है, जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि पहले से डाटा कलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप सिस्टमेटिक रिव्यू वगैरह के बारे में जानते हैं आप लोग, सिस्टमेटिक रिव्यू, नैरेटिव रिव्यू, मेटा एनालिसिस, इन सब के बारे में किसी को पता है? एनीवन सिस्टमेटिक रिव्यू? नो मैम। नहीं, ठीक है। सिस्टमेटिक रिव्यू में क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्राइमरी डाटा में क्या किया, अभी अभी मैंने एक एग्जांपल लिया कि ओबेसिटी से, सूर्य नमस्कार से ओबेसिटी कम होती है, ये हमने प्राइमरी डाटा का लेके, इसमें कोई सावधानी हमने नहीं लगाई। और ऐसे ही मान लीजिए ओबेसिटी और सूर्य नमस्कार पर पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में हमारा क्या है कि बहुत सारे रिसर्चेस हुए हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव को लेकर के बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने ढूंढा, वहाँ पे सेकेंडरी डाटा हम ढूंढ रहे हैं, सूर्य नमस्कार और ओबेसिटी पर हम रिसर्चेस ढूंढ रहे हैं, तो पूरे इंडिया में मान लीजिए 200-300 रिसर्च हो चुका है, पेपर छप चुका है ओबेसिटी और सूर्य नमस्कार पर, ठीक है। तो अब हमें उसे क्या करना है, सिस्टमेटिक रिव्यू करना है। सिस्टमेटिक रिव्यू यानी कि अलग अलग पेपर में क्या क्या मतलब की चीजें हुई हैं उसको एक ही जगह लेके आना, ठीक है। मान लीजिए हमने उन 200 में से इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बनाया। इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बताइए क्या है, ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोग को। क्या है इंक्लूजन क्राइटेरिया? एनीवन? उनमें से क्या इम्पोर्टेंट है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, हाँ, मतलब ठीक है। हम एक रिसर्च में क्या बनाते हैं, क्राइटेरिया बनाते हैं कि किसको हमें लेना है। जैसे हम ओबेसिटी का ही यहाँ पे ले रहे थे, है ना, मोटापा का ले रहे थे, तो कितने मोटे लोग को हम लोग लेंगे, उसका वेट 80 किलो होगा तब लेंगे आप, या 100 किलो होगा तब लेंगे, या उससे कम होगा तब लेंगे। तो ये एक क्राइटेरिया बनाते हैं आप अपने रिसर्च में कि हम 80 किलो से ज्यादा होंगे उन्हीं को हम अपने रिसर्च में इंक्लूड करेंगे, बाकी उससे कम होंगे उनको नहीं लेंगे। तो सभी जो आपके पास ओबीज लोग आएंगे, जो आपके मोटे लोग आएंगे, तो उनको आप पहले क्या करेंगे, वेट करेंगे कि उनको 80 किलो उसका वेट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप बोलेंगे कि आप हमारे रिसर्च में इंक्लूड नहीं हो सकते, मतलब वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, वो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएगा, ठीक है। इंक्लूड यानी कि 80 से ज्यादा किलो है तो वो आपके रिसर्च में क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएंगे और वो आगे आपके रिसर्च करेंगे। तो उसी तरह से आप जब सिस्टमेटिक रिव्यू भी करते हैं तो क्या करते हैं, एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया अपना बनाते हैं कि किस रिसर्च को आप अपने रिसर्च में इंक्लूड करेंगे और किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीजें आप पहले से क्राइटेरिया बनाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फिर नेसेसरी क्या है, सावधानी रखना कि सभी पेपर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जो सभी सेकेंडरी डाटा ले रहे हैं आप यहाँ पे, तो जो भी प्राइमरी रिसर्च हुआ है उन सबको पढ़ना पड़ेगा। आपके रिसर्च में वो फिट हो रहा है या नहीं वो देखना पड़ेगा, अगर फिट नहीं हो रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। ये क्या होती है, आपकी सावधानी होती है। तो यहाँ पे सावधानी रखना जरूरी होता है। अगर आपने सावधानी नहीं रखा तो आपका आगे का रिसर्च क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे देखा किसी को भी उठा के ले लिया, ठीक है, कहीं से भी डाटा आपने उठा के ले लिया, लेकिन वो आपके रिसर्च के लिए फिट नहीं बैठ रहा है, फिर बाद में जब आप डाटा एनालिसिस करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे, स्टैट्स लगाएंगे, स्टैटिक सांख्यिकी जहाँ पे लगाएंगे, तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका वो फेल हो जाएगा या फिर वहां पे एरर आ जाएंगे। जो हमने पढ़ा था एरर 1 एरर 2, तो वो एरर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सावधानी रखना क्या है, जरूरी होता है।
क्लियर है? क्या नाम है, विकास जी? जी मैम, समझ, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। चलिए, तो ये चीजें भी हमने देखा था कल। डाटा कलेक्शन क्या होता है? डाटा कलेक्शन वही होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब कि अलग अलग जगह से किस प्रोसेस से आप कलेक्ट कर रहे हैं, वो सब चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट आप लोग को कल बताया था, एक्यूरेट होना जरूरी है। अगर आप कहीं से भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी डाटा है चाहे वो सेकेंडरी डाटा है, बट इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो एक्यूरेट हो, ठीक है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है डाटा का, कि वो एक्यूरेट हो, ठीक है। जिसको हम लोग टेस्ट कर सकें, वेरीफाई कर सकें और जनरलाइज कर सकें, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हमने कल देखा था। इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी कल। हाँ, ये भी देख लिया था, डाटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा, ये सारी चीजें हमने देख ली थी, ठीक है। इसको दोबारा से पढ़िए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, आज हम देखते हैं स्टैटिकल टेस्ट। स्टैटिकल टेस्ट के बारे में हमने देखा था कल, जो हम बोलते हैं पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। कल हमने क्या देखा था पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक में? क्या होता है पैरामेट्रिक और क्या होता है नॉन पैरामेट्रिक, बताएंगे? व्हाट इज पैरामेट्रिक, व्हाट इज नॉन पैरामेट्रिक? इट मीन्स आगे पार्ट और पीछे सपाट, यही हो रहा है क्या? किसी को भी नहीं? मैम एक्चुअली मैं तो कल की क्लास में था ही नहीं। अच्छा, आप कल की क्लास में थे ही नहीं, ठीक है। और बाकी क्या एक्सक्यूजेस? जानवी जी, रितिका, देव और नो मैम, नो एक्सक्यूजेस। नो एक्सक्यूजेस। तो क्या है कारण कि आप नहीं बता पा रहे? समझा नहीं मैम। किस कारण से आप आंसर नहीं दे पा रहे? नहीं मैम, मैं प्रश्न ही नहीं समझा, तो फिर से बताइए प्लीज। ठीक है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ा था कल हमने। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? मैम, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है तो आंसर देने में, क्योंकि कैसे इंग्लिश पैरामीटर में हिंदी में क्या बताते हैं प्लीज। पैरामेट्रिक एक तरह से पैरामीटर, ठीक है। इसको आप समझिए, एक पैरामीटर होता है। पैरामीटर यानी कि एक मापने की, एक जिसे हम कहें कि मापने की निश्चित तरह से जिसे हम माप सके, उसे हम क्या अच्छा, कहेंगे? मापन पद्धति। मापन मराठी पद्धति। मराठी में। हाँ, तो पैरामेट्रिक में क्या होता है कि जिसे हम निश्चित रूप से नाप सके। जैसे हम किसको नाप सकते हैं निश्चित रूप से? हाँ, क्योंकि वो मिल्क है, वो मिल्क का जो पैरामीटर रहता है वो उसे पैरामीट्रिक कहते हैं। तो ये इसको हम लोग रिसर्च के टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक को रिसर्च की टर्मिनोलॉजी में क्या कहेंगे हम? क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव कहेंगे मैम, क्योंकि मैम वो एक स्पेसिफिक और एक एक्यूरेट वो हमें रिजल्ट देता है क्वांटिटेटिव, और क्वालिटेटिव में हम चीजों को ज्यादा एक्सप्लेन और इलैबोरेट करते हैं। क्वालिटेटिव में क्या आता है आपका? नॉन पैरामीट्रिक, जिसे हम किसी पैरामीटर में नहीं बांट सकते। जैसे कि अब प्यार है, लव है, ठीक है। लव को हम कैसे किसी पैरामीटर में बांट सकते हैं क्या? कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, तो 1 किलो प्यार करती, 2 किलो प्यार करती, 5 किलो प्यार कर सकती, ऐसा बोलते हैं क्या? हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो नॉन पैरामीटर यानी कि जिसे हम किसी भी एक दायरे में नहीं ला सकते, ठीक है। एक उसका कोई एक स्पेसिफिक नापने की कोई पद्धति नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉन पैरामीट्रिक कहते हैं। इसमें बेसिकली आपके जो क्वालिटेटिव आते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च जो हम करते हैं, वो सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है, नॉन पैरामीट्रिक में। क्लियर है? पैरामीटर एंड नॉन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक जी ये हमने कल भी देखा था। ये आप लोग दोबारा से या तो जाके वीडियो देखिए या फिर इसको दोबारा से पढ़िए, ठीक है। ये सब हमने कल देख लिया था। आज हम देखने वाले हैं इसी के आगे पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है।
पहला क्या है डेफिनेशन देखिए, द पैरामेट्रिक टेस्ट इज वन विच हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है, कोई भी आप पॉपुलेशन ले रहे हैं या सैंपल ले रहे हैं उसका पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसमें होता है, पूरा पूरा इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा लेते हैं तो क्वांटिटेटिव डाटा में हमें क्या है, एक एक्यूरेट डाटा हमें मिलता है, एक एक्यूरेट चीज हमें मिलती है जो जिससे हम पूरा क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। 1 लीटर दूध, जैसा कि मैंने आप लोग को इसका एग्जांपल मैं बार बार देती रहती हूँ, तो 1 लीटर दूध मतलब क्या है कि वो हर जगह 1 ही लीटर होगा। 1 लीटर दूध आपसे बोला जाए तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, 5 चॉकलेट बोला जाए तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि कितने काउंटिंग होंगे वहां पे, 5 यानी कि कितने काउंटिंग होंगे, ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जहां पे होता है जिसमें एक पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है, वो चीज क्या है आपका पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। ठीक है, that can make assumption about the parameter defining the property। पैरामीटर यानी कि एक तरह से पूरा एक स्ट्रेटेजी, जैसे कि एक पैरामीटर में बांधना यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या है, एक पूरा हम इसको क्या करते हैं, एक दायरे में लेके आते हैं। पैरामीटर यानी कि क्या होता है, दायरा। एक दायरे में आपको पता होता है कि कितना इसका दायरा हो सकता है, इसके आगे इसका दायरा नहीं हो सकता। जैसे बीएससी स्टूडेंट्स है तो उनका दायरा क्या होगा, वो लोग कहाँ तक पढ़े होंगे, ये आपके दिमाग में एक चीज आ जाती है ना। उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी, जैसे कि बीएससी स्टूडेंट अगर आप लोग को बोला जाए या बैचलर्स के स्टूडेंट बोला जाए तो एक दिमाग में आ जाएगा उनका एज ग्रुप कैसा होगा, 18 से 21 तक का उनका एज ग्रुप होगा। ठीक है, और क्या होगा, मतलब कि उनका नॉलेज लेवल क्या होगा, कितना उनका नॉलेज लेवल होगा, कौन से सब्जेक्ट के हैं तो कौन सा नॉलेज लेवल होगा, ये एक प्रॉपर्टी उनकी पता चल जाती है। ठीक है, तो जिसमें हम लोग एक दायरे में जिसे हम बांध सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम विच द सैंपल आर ड्रॉन। ठीक है, जहां से हमने सैंपल निकाला है उसकी पूरी प्रॉपर्टी हमें क्या होती है, पता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामेट्रिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज वन विच वेयर द रिसर्चर हैज नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। इसमें हमें पॉपुलेशन के दायरे का इतना पता नहीं होता है कि क्या उसका दायरा होगा या क्या उस पॉपुलेशन का दायरा होगा, हमें पता नहीं होता है। ठीक है, जिस भी फील्ड में आप रिसर्च करने जा रहे हैं, नाइदर ही कैन मेक स्पेसिफिक एजम्पशन, ना वो एक स्पेसिफिक एजम्पशन कर सकता है कि अपना एक, जैसे होता है ना कि हम क्वांटिटी में क्या कर सकते हैं कि स्पेसिफिक एजम्पशन कर सकते हैं कि इतना ही होगा या इतना ही हो सकता है, ऐसा हम एक स्पेसिफिक, हम एक विशेष रूप से क्या कर लेते हैं, एक अपना दिमाग बिठा लेते हैं, एक एजम्पशन को हम क्या कहेंगे हिंदी में, मतलब कि कल्पना कर लेते हैं, पूर्वानुमान करना, हाँ पूर्वानुमान कर लेते हैं। यस, कि एक कल्पना बना लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि हाँ इतना हो सकता है। लेकिन नॉन पैरामीटर में हम इस तरह से भी कुछ भी नहीं कर सकते कि इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ठीक है, उसको हम लोग क्या लेते हैं, नॉन पैरामीटर में लेते हैं। बट स्टिल इट इज रिक्वायर्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉर द पॉपुलेशन। लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो एक स्टेट्स तो उसमें लगाना पड़ेगा, हाइपोथेसिस को टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो इसलिए इसके लिए अलग तरह से टेस्ट बनाए गए हैं। ठीक है, अलग तरह से पैरामीटर्स उसके लिए बनाए गए हैं। ये क्या होता है, कंप्लीटली नोन इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन, जैसे कि हमने यहाँ पे ही पढ़ा कि उनका कंप्लीटली नोन होता है, और इसमें क्या होता है, कंप्लीटली अननोन, नो नॉलेज। ठीक है, इसमें या तो हमारे पास होता नहीं है या फिर हमारे पास नॉलेज नहीं होता है उसका। ठीक है, दूसरा क्या है, बेसिस ऑफ स्टेट टेस्ट, हम इसको कैसे करते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसके बारे में कल ही हमने देखा था कि ये क्या होता है, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो क्या होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि बेल शेप कर्व, इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाए मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, बेल शेप कर्व आना चाहिए। नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि यहाँ पे बेल शेप कर्व नहीं है, यहाँ पे बेल शेप कर्व क्या है, नहीं है हमारा, वो कर्व अलग अलग बन सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि ये चीज आता है क्योंकि पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या होता है, किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें। उसके बाद इसमें क्या, नॉट नॉर्मली आर्बिट्री, आर्बिट्री मतलब कि क्या है, अस्पष्ट, आर्बिट्री मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, इसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा। आर्बिट्री का मतलब होता है इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जैसे कि
प्रेम है, प्रेम को ही आप देख लीजिए कि वो सबके लिए अलग अलग रहेगा। माँ के लिए अलग होता है, पापा के लिए अलग होता है, भाई के लिए अलग होता है, सबके लिए हमारा जो प्यार है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है कि सभी के लिए एक जैसा प्यार, वो योगियों का होता है। ठीक है, कि उसमें बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, वो चीज कहाँ पे आती है, योगियों के लिए आती है, वो योगियों का रहता है। लेकिन हमारा क्या रहता है, सभी के लिए अलग अलग रहता है। तो ये क्या है, इसमें नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहता है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। दूसरा क्या है, मेजरमेंट लेवल। हम लोग इसमें क्या मेजर करते हैं, इंटरवल और रेशियो स्केल पढ़ा था, याद है मेजरमेंट स्केल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। यस मैम, पढ़ा था मैम। जो रेशियो स्केल जो होता है वो सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया माना जाता है, और मैम जो इंटरवल स्केल होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के तरीके से वो यूज हो सकता है। और जो आपका नॉन पैरामेट्रिक है उसमें नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले से ही बोल रही हूँ कि जब तक आप प्रीवियस चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे और कनेक्ट नहीं करेंगे, रिसर्च हम ये चीज जो कर रहे हैं पूरी तरह से कनेक्शन है, एक दूसरे टॉपिक से उसका कनेक्शन है। जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे या रिकॉल नहीं कर पाएंगे, जब आपके दिमाग में रेशियो स्केल, तो रेशियो स्केल क्या था ये रिकॉल नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे के टॉपिक्स को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसको दोबारा से रिवाइज करिए, पढ़िए, उनको समझिए। और सिर्फ क्लास करते जाना, आगे बढ़ते जाना इज नॉट नेसेसरी फॉर यू ऑल। ठीक है, अगर ये आप कर रहे हैं कि सिर्फ क्लास कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए कोई फायदेमंद की बात नहीं है। और अभी आपके पास टाइम है, आप लोग रिकॉल कर सकते हैं, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, समझ सकते हैं। भले ही यहाँ पे लिखा हुआ हिंदी में है, लेकिन मैं सारी चीजें तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं सारी चीजें हिंदी में ही बोल रही हूँ। अगर आप एक जगह स्ट्रक होके हैं कि मेरे को हिंदी में नोट्स नहीं मिल रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो वो भी चीज आपके लिए पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको कल बुक भी भेजा था इससे रिलेटेड, उसमें सारे टॉपिक्स हैं, अभी तक जो हमने कवर कर लिए हैं वो सारे टॉपिक्स हैं। तो आप वहां से भी जाके हिंदी उसको प्रिफर करिए, दोबारा से पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्रीवियस वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, उसे आप लोग देखिए। और अभी से सीरियस हो जाइए, पहली बात ये कि सीरियस हो जाइए। इट मीन्स अगर आप लोग समझ नहीं रहे हैं, चीजों को रिकॉल नहीं कर रहे हैं, मतलब आप लोग सीरियस नहीं है। और टाइम कैसे निकलेगा आप लोगों को खुद भी पता नहीं चलेगा। आप लोग देख रहे हैं जनवरी निकल गया है, 15 दिन आपका कोचिंग करते हुए भी आपको 15 दिन निकल चुके हैं। ठीक है, और 15 दिनों में भी आप अपनी रिसर्च के प्रति इतनी भी समझ नहीं डेवलप कर पा रहे हैं कि रेशियो, इंटरवल, नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल क्या है, इट मीन्स आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसको आप लोग दोबारा से रिकॉल करिए। अगर इस तरह से रहा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम दोबारा से रिकॉल करेंगे। मैम मुझे लगा शायद आपने रेशियो स्केल के बारे में पूछा था, तो मैंने इसलिए उसके बारे में या आई अंडरस्टैंड, आपने जो बोला वो चीज मैं समझ रही हूँ, मैं जनरली सबके लिए बोल रही हूँ। ठीक है, कि आप लोग उसको रिवाइज करिए। आप लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इट मीन्स आप लोग रिकॉल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, सेंट्रल टेंडेंसीज में क्या होती है, मीन होती है। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं, मतलब कि सेंटर आप उसका कैसे लेंगे, जो भी आपका डाटा आया है, तो क्योंकि हमारे पास ऑर्डिनल और रेशियो इंटरवल एंड रेशियो स्केल है, तो उसमें क्या होता है, मीन होता है, तो मीन से ही हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, और नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल में सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक है, तो मीडियन जो है वो कम एक्यूरेट है एज कंपेयर टू मीन, मीन ज्यादा एक्यूरेट है। एप्लीकेबिलिटी क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब कि उसका अलग अलग तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। वेरिएबल यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट्स, उसके वेरिएबल भी होता है, मतलब कि चेंजेस भी कर सकते हैं, और उसके एट्रीब्यूट्स मतलब उसके क्या गुण है। ठीक है, एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, उसका गुण क्या है। जैसे कि हमने अभी देखा मेंटल या प्रेम को ही हम लेते हैं, प्यार को ही, तो उसका गुण क्या है। माँ के लिए हमारा प्यार क्या होगा, अलग होगा, उसके लिए जो गुण होंगे या उनके जो देखने का तरीका होगा वो अलग होगा। पिता के लिए अलग रहेगा, ठीक है, भाई के लिए अलग रहेगा। तो उनके गुण क्या हैं और कैसे कैसे वो चेंजेस हो रहे हैं, वो चीज हम किस में देखते हैं, नॉन पैरामेट्रिक में देखते हैं। ठीक है, कोरिलेशन टेस्ट जो होता है वो दो, इसको याद रखिएगा, पियर्सन एंड स्पीयरमैन, ये अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं, कोरिलेशन टेस्ट होते हैं, जो ये खाली नाम है उनके। ठीक है, पियर्सन पैरामेट्रिक में यूज होता है पियर्सन टेस्ट, और नॉन पैरामेट्रिक में होता है
स्पीयरमैन टेस्ट, ठीक है, ये चीज भी पूछा जाता है। क्लियर है? पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक सभी बताएंगे। यस, नहीं है क्लियर? यस मैम, क्लियर है मैम। आप लोग डेली ऐसे बोलते हैं, फिर जब मैं मैम क्वेश्चन थोड़ा सा ना वो टाइम लगता है कि वो फोन ओपन करना पड़ता है, देन उसके बाद फिर वो लॉक ओपन करना पड़ता है, इससे थोड़ा सा टाइम लग जाता है बोलने में, वैसे वो क्लियर है। ठीक है, चलिए, तो आज हम आगे देखें कि यहीं तक रखें? मैम ये करा दो मैम, मैम ये टेस्ट करा दो, क्योंकि मैम अगर ये हो जाएगा ना तो मैम फिर बाकी की चीजों को हम एक बार कोरिलेट कर पाऊंगा, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक्स को भी। तो आप लोगों ने सुना है क्या टेस्ट के बारे में? पहले इस तरह के स्टूडेंट टी टेस्ट वगैरह, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट के बारे में किसी ने सुना है? यस मैम, सुना है मैम इनके बारे में। मैम ये टी टेस्ट, जेड टेस्ट और वाई टेस्ट, मतलब कुछ प्रकार से टेस्ट होता है, बट उनका स्पेसिफिक यूज नहीं पता कि वो कैसे किस तरीके से होता है। देखिए, जैसा कि हमने, हाँ, एक चीज आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करिए, अपने कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है आपका टी टेस्ट, जेड टेस्ट अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे, और यहाँ पे आता है एफ टेस्ट, ठीक है। ये तीनों टेस्ट आपके क्या आते हैं? पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं। पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट, ठीक है। और आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है काई स्क्वायर टेस्ट, इसको बोलते हैं काई, ये एच है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, काई स्क्वायर, आर ई स्क्वायर, SQUARE, ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट, ये आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है टी टेस्ट, जेड टेस्ट एंड एफ टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक में आता है आपका काई टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं। पहला हम देख रहे हैं पैरामेट्रिक टेस्ट में आपका टी टेस्ट, या इसको ही स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, टी टेस्ट बोलते हैं या फिर स्टूडेंट टी टेस्ट भी बोलते हैं। देखिए, टी टेस्ट आर कॉमनली यूज इन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में इसका यूज किया जाता है, आर इकोनोमेट्रिक टू एस्टेब्लिश दैट वन वैल्यू ऑफ टू आउटकम और वेरिएबल आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। मतलब कि बेसिकली हम यहाँ पे इसको कब यूज करते हैं? देखिए, टी टेस्ट इज कॉमनली यूज इन स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में यूज करते हैं हम इसको, सांख्यिकी में यूज करते हैं। कॉमनली यूज्ड इन द वैल्यू ऑफ टू आउटकम, दो हमारे पास आउटकम आए हैं, ठीक है, दो हमारे पास क्या है? आउटकम आए हैं, और वेरिएबल है, या तो दो हमारे पास रिजल्ट आया है, दो हमारे पास कोई किसी चीज का क्या आया है? रिजल्ट आया है, या हमारे पास दो वेरिएबल हैं। जैसे कि हम रिसर्च करते हैं तो हमेशा क्या लेते हैं? दो वेरिएबल लेते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और एक क्या लेते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ठीक है। आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से अलग है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा चीज यूज करते हैं? टी टेस्ट। ये आप लोग पूरा नोट भी जब बनाएंगे तो पॉइंट पे नोट किया कीजिएगा। यहाँ पे समझाने के लिए मैं आपको सेंटेंसेस वगैरह में लिखती हूँ, लेकिन आप जब पॉइंट बनाएंगे तो आपको पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। क्या है कि कब यूज करते हैं हम लोग? जब दो वेरिएबल या दो आउटकम जो है, दो जो रिजल्ट आया है वो हमारा अलग है, एक दूसरे से ये अलग है, ठीक है, तब हम यूज करते हैं। जैसे कि हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें हम क्या बोलते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों वेरिएबल में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लास्ट में हम क्या प्रूव करते हैं कि दोनों वेरिएबल में अंतर है। तो उस अंतर को बताने के लिए हम क्या करते हैं? टी टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर है? टी टेस्ट का यूज हम कब करते हैं? जब दो वेरिएबल के बीच में अंतर बताने के लिए हम टी टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका कब किया? वही कंपैरिजन करने के लिए, दो अंतर यानी कि उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए, दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं? टी टेस्ट का यूज करते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। इट इज यूजुअल ऑफ फर्स्ट फॉर्मुलेट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें हम हमेशा टी टेस्ट में क्या करते हैं? नल हाइपोथेसिस बनाते हैं,
जिसमें कि हम क्या है दोनों में कोई अंतर नहीं है ऐसा बोलते हैं। फिर लास्ट में जाके हम उनमें क्या कर देते हैं कंपैरिजन निकाल के अंतर निकाल देते हैं, ठीक है। Which state that there is no effective difference between the observed। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है, पहले तो ये कहा जाता है कि दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी उन दोनों में अंतर नहीं है। फिर लास्ट में टी टेस्ट लगाते हैं और उनमें क्या करते हैं डिफरेंस हम बताते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट टी टेस्ट होता है। इसका एक और चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट टी टेस्ट का जो सैंपल साइज है वो क्या है 30 या 30 से कम होना चाहिए। जब आपका सैंपल साइज 30 या 30 से कम है तभी आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट टी टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा अगर है आपका 30 से ज्यादा अगर सैंपल साइज है तब आप स्टूडेंट टी टेस्ट नहीं लगा सकते, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि स्टूडेंट टी टेस्ट के लिए सैंपल साइज क्या होना चाहिए, तो सैंपल साइज होना चाहिए 30 या 30 से कम, ठीक है। एंड उसमें क्या होना चाहिए कंपैरिजन होना चाहिए, दो वेरिएबल के बीच में क्या होना चाहिए कंपैरिजन होना चाहिए। टी टेस्ट को कब यूज किया जाता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो हमने नल हाइपोथेसिस बनाया है उसे परीक्षण करने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग यानी कि परिकल्पना के परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है टी टेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। अबाउट द मीन ऑफ स्मॉल सैंपल, इसमें सैंपल क्या होता है स्मॉल सैंपल होता है 30 या 30 से कम। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा, ये रेड में लिखिएगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि ये क्या है पैरामेट्रिक टेस्ट है इसलिए इसमें क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होगा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, मतलब बेल शेप कर्व होगा इसमें। When the population standard deviation is unknown and variance is known, ठीक है। इसमें क्या है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हम लोग इससे पहले कि इसको समझे हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग को पता है क्या मैम? क्या स्टैंडर्ड डेविएशन विचलन? मैम शायद इसमें कुछ टेस्ट में स्टैंडर्ड्स को यूज करा जाता है उसको फिर ऐसे। नहीं, देखिए मान लीजिए आपने 30 तो सैंपल लिए, यहाँ पे मैं 6 सैंपल का ले रही हूँ क्योंकि इसमें 30 से कम का होता है, ठीक है। तो 6 सैंपल है आपके पास, उनके रीडिंग आया आपका एक जन का 1 आया, एक का 2 आया, एक का 3 आया, एक का 4 आया, एक का 5 आया, एक का 6 आया, ठीक है। इनका सभी का मीन क्या होगा इन सभी का, ट्वेंटी 1/6 यानी कि कितना हो गया आपका 6 3 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 3 पॉइंट शायद 5 आएगा, है ना। इसका मीन कितना आया आपका 3.5। मीन सभी को कैलकुलेट आया ना। अभी हमने क्या किया सभी को प्लस कर दिया 1 2 3 4 5 6 सभी को प्लस किया तो क्या हुआ 21 आया। 21 में कितने 1 2 3 4 5 6 लोग हैं तो उससे हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया आपका 3.5 आपका क्या आ गया मीन आ गया, ठीक है। तो इसमें अब विचलन कितना है देखो, कितना इसका विचलन है 3.5 उसका मीन है तो इसका विचलन कितना है 3 से 6 तक गया है और इधर कितना गया है 1 तक गया है, मतलब कि इसका विचलन कितना है प्लस माइनस करेंगे हम लोग 3.5 से इधर कितना होगा 1 को माइनस करेंगे 3.5 से तो 2.5। सभी में को समझ में आया 2.5 कैसे आया मैम? ये जो 3.5 जो बीच की वैल्यू थी जिससे वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे 1 to 3 एंड 3 to 6 और उसमें फिर आपने 1.5 को माइनस कर दिया। 1 को मैम माइनस ये किया जो क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है और 6 से भी अगर आप 3.5 को माइनस करेंगे तो भी 2.5 ही आएगा 2.5 ही आएगा, ठीक है। समझ में आ रही, इसलिए हमने क्या किया प्लस माइनस, नीचे भी उसका विचलन कितना है 2.5 है, ऊपर भी उसका विचलन कितना है 2.5 है। समझ में आया क्या, ये चीज समझ में आई या नहीं बताइए, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन मैं अभी ही बताऊंगी बाकी के टेस्ट में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ बोलूंगी स्टैंडर्ड डेविएशन ये है वेरिएंस ये है। समझ में आया क्या स्टैंडर्ड डेविएशन? मैम एक बार और बता दीजिए। यस यस मैम।
देखिए हमने अभी ये जो डाटा निकाला 3.5, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। मीन निकाला जो हमने उसका एवरेज, जी मैम। एवरेज तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए एवरेज हमारा कितना है 3.5 आया है, उससे नीचे वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है। 3.5 से नीचे वैल्यू कितना है 1 है, और ऊपर का सबसे बड़ा वैल्यू कितना है 6 है, और सबसे छोटा वैल्यू कितना है 1 है। क्लियर है ना। तो अभी हमने क्या किया, उसका विचलन निकालने के लिए इसमें से 1 माइनस कर दिया, तो कितना आ गया यहाँ पे 2.5 आ गया, ठीक है। समझ में आया ना 2.5 कैसे आया, 1 यहाँ पे हमने माइनस किया जी मैम। इसलिए 2.5 है। अब 6 में से भी 3.5 को माइनस करिए तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बच्चा 5 में से 3 गया तो 2। क्लियर है 2.5, 6 में से भी माइनस किए तो 2.5। क्लियर जी मैम। है ना। तो इसीलिए हमने उसका विचलन, हाँ जी विचलन क्या हुआ, विचलन यानी कि क्या होता है कि वो कितना आगे बढ़ रहा है कितना पीछे जा रहा है, ठीक है। मीन से उसका वैल्यू कितना डेविएट हो रहा है, कितना विचलित हो रहा है। तो कितना विचलित हो रहा है 2.5, उसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है। क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। जो उसके लास्ट वैल्यू और उसके दोनों साइड से उसके लास्ट वैल्यू से जितना आपका डेविएशन है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। उतना उसका विचलन हो रहा है, ठीक है। समझ में आया क्या। मैम इसको ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास 1 से 10 तक एक काउंटिंग है, तो 5.5 जो एक बीच की वैल्यू है, जिससे वो दोनों आपस में मतलब एक बीच का पॉइंट है, और उससे हम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। माइनस नहीं, मतलब ये कह सकते हैं कि ये इतना नीचे उसके मतलब कि 2.5 उससे में विचलन है, जैसे कि लास्ट वैल्यू से क्या है 2.5 है, ठीक है। इस लास्ट वैल्यू को ही देखा जाता है 2 पॉइंट विचलन, यानी कि उतना प्रसार कर रहा है आपका जो डाटा है, ठीक है। इसीलिए मैम मतलब एक्सटेंड हो रहा है। मैम एक बार आप विचलन शब्द को मैम इंग्लिश में बताओगे। डेविएशन, 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 ठीक है। मैम ये टर्म थोड़ा सा ना रुक रहा है यहाँ पे ना, उसको मैं पढ़ूंगा तो एक बार फिर वापस कर लूंगा एक बार। ये दोनों एक ही है, देखिए वेरिएंस भी, वेरिएंस का मतलब होता है प्रसार, ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि ज्यादा आपका जो रिसर्च में जो वो आता है, मतलब कहें कि रिजल्ट आता है या फिर जो आपके रीडिंग आता है, ठीक है, वो ज्यादा अगर प्रसार करता है ना, जैसे कि आपका मीन आ रहा है मान लीजिए 3.5 आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो प्रसार बहुत ज्यादा कर रहा है। मीन आपका 3.5 है और ये तो 3.5 बहुत कम है। मान लीजिए कि आपका मीन आ रहा है 65, ठीक है, और इधर वो प्रसार कर रहा है 1 तक और उधर वो प्रसार कर रहा है 500 तक, तो ये क्या है आपका, मतलब कि ये रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमारा प्रसार कैसा होना चाहिए 65 के आसपास ही होना चाहिए, मतलब या तो हमारा डाटा कहाँ तक जाना चाहिए 50, उसका नीचे का वैल्यू कितना होना चाहिए 50 होना चाहिए, और ऊपर का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 90 ऐसा जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूरेट रीडिंग कहेंगे, ठीक है। अब हमारा मीन आ रहा है 65 और ये जा रहा है, नीचे का वैल्यू जा रहा है 1 और ऊपर का वैल्यू जा रहा है 500, तो ये हमारा क्या होगा, क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा मतलब कि उसे बैलेंसिंग वैल्यू होनी चाहिए, हाँ, मतलब बैलेंसिंग वैल्यू आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जब आपकी बैलेंसिंग वैल्यू होती है तभी वो क्या हो पाता है, मतलब कि हम रिसर्च को एक्यूरेट या फिर ऑथेंटिक कह सकते हैं, ठीक है। तो जितना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, जितना हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जितना बड़ा होता है, ठीक है, उतना हमारा जो रीडिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, अनएक्यूरेट कहेंगे, ठीक है। मतलब कि वो ज्यादा अच्छा नहीं है, इनएक्यूरेट उसको हम कहेंगे। और जितना कम रहेगा उतना आपका जो डाटा है वो क्या है, एक्यूरेट रहेगा। लेकिन टी टेस्ट में क्या होता है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आता है स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है या अननोन होता है, टी टेस्ट में ये चीज आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है टी टेस्ट में। क्लियर है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन, ठीक है। 30 इसका सैंपल साइज जो है वो, और आपका क्या होता है, कंपैरिजन होना चाहिए, वेरिएबल के बीच में डिफरेंस फ्रॉम द अनदर वन, ये सारी चीजें आपके मेन जो पॉइंट्स है वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये सब मेन है आपका। क्लियर।
यस मैम। आप लोग कल नेक्स्ट हम इसको बाद में देखेंगे क्योंकि ये सारी चीजें वही हैं। आप लोग कल कहाँ से आपको रिवीजन करके आना है ये चीज मैं बता देती हूँ आप लोग को। फर्स्ट सोर्सेस ऑफ डाटा वगैरह क्या है, डाटा की क्या क्या क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डाटा है, ऑर्डिनरी और जो हमने मेजरमेंट स्केल देखा था वहां से आप लोग को पूरा रिवाइज करके आना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। कल मैं पहले क्वेश्चंस पूछूंगी उसके बाद ही हम रिवाइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी एक चीजें बार आप बताइए ना। मेजरमेंट ऑफ स्केल, मेजरमेंट स्केल हमने पढ़ा था जहां से, वहां से आपको रिवाइज करके आना है। मेजरमेंट ऑफ स्किल, हाँ, जो हमने इंटरवल, रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल ये सारे स्केल्स देखे थे, वहां से आपको करके आना है। उसके बाद ये सारी चीजें क्या क्या है उन सब के बारे में। उसके बाद हम स्टैटिकल टेस्ट देखेंगे। स्टैटिकल टेस्ट आपका इम्पोर्टेंट भी है, समझ भी नहीं आता है अगर आपके प्रीवियस टॉपिक क्लियर नहीं है तो। ठीक है, कुछ टॉपिक आपके रह गए हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे कल से। चलिए, और रिवाइज करिए, मैं पहले ही आप लोग को चीजें बता रही हूँ। रिवाइज जब तक आप नहीं करेंगे तो कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, और अभी आप नहीं